नेक्स्ट टॉपिक है तस्करी यानी कि स्मगलिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तस्करी का पर्याय होता है कि आप कई रूप में इसको देख सकते हैं, जैसे टैक्स की चोरी करना या कई प्रकार के आर्थिक अपराध इसमें शामिल होते हैं। देश के समुद्र तटीय जो सीमाएं होती हैं वहाँ से जो बंदरगाह होते हैं या विमानपत्तन होते हैं, वहाँ पर आप एक देश की वस्तु को दूसरे देश में विनिमय कर देते हैं और वो चोरी छुपे अवैध रूप से करते हैं, तो ये तस्करी का रूप होता है। तो इसका परिचय जान लेते हैं। तस्करी करों की चोरी और अन्य आर्थिक अपराधों के विरुद्ध भारत में कार्रवाई के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश के समुद्री तट, भू सीमा, बंदरगाहों व विमानपत्तनों पर मजबूत चौकसी कायम है। गुप्तचर विभागों के द्वारा इस और व्यापक और त्वरित निदान तंत्र भी विकसित किया गया है। जो हमारी एजेंसीज हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और वो इस बात का, डिटेक्टिव एजेंसी काफ़ी मजबूत हैं और सक्रिय हैं, वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि कहीं पर तस्करी या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दिया जा रहा है। वर्जित वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा विशेष उपाय बनाए गए हैं। जो सीमा शुल्क अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के जो अधिकारीगण होते हैं, उनके द्वारा व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। जैसे वे इस बात का ख्याल रखते हैं कि बिल बनाने में कहीं हेरी फेरी तो नहीं हुई है, अवैध ढंग से लाभ प्राप्ति हेतु निर्यात में कहीं जालसाजी तो नहीं की गई है। करोड़ों रुपयों की वर्जित वस्तुओं को वे पकड़ने का काम करते हैं। तो ये तस्करी का परिचय है। अब हम जानेंगे तस्करी के मुख्य कारण क्या है, कि आखिरकार तस्करी क्यों की जाती है, तस्करी होती क्यों है। राजनीति का अपराधीकरण होना, राजनीति को जब अपराध की दुनिया में प्रवेश मिल जाता है या राजनीति के लोग जब अपराध की दुनिया में घिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे तस्करी जैसे कामों को अंजाम देते हैं। प्रमाण पत्रों में औपचारिकताएं पूरी करना, ठीक है, प्रशासन में सच्चरित्रता का अभाव होना, अनैतिक तरीकों से धन संग्रह की लालसा, जब मनुष्य गलत तरीके से धन जुटाने की लालसा उसमें जागृत हो जाती है, सीमा पार अवैध व्यापार आदि सब कारणों से ये तस्करी को अंजाम मिलता है या ये तस्करी के कारण है। जैसे अवैध व्यापार में अवैध नोटों का व्यापार किया जाता है, हवाला कारोबार किया जाता है, अफीम, हेरोइन और स्मैक का प्रसरण कर दिया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इन सब चीज़ों का विनिमय किया जाता है, तो इस प्रकार की हेरा फेरी या जो जालसाजी होती है वही तस्करी कहलाती है। अब तस्करी करेंगे तो तस्करी का क्या प्रभाव होता है हमारे यहाँ पर, देखिए। नंबर एक, काला धन में वृद्धि होती है। जब आपका धन है, अगर आप उसको अपने देश के बैंकों में नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि काला धन में वृद्धि होगी, आप दूसरे देश में उसको जमा करवा देते हैं। जैसे काले धन का मुद्दा पिछले 5 से 8 सालों में काफ़ी उठता रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को प्रेरणा मिलना। इससे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र का जो विरोध करने वाली या राष्ट्र को कमजोर करने वाली जो ताकतें होती हैं उनको प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रीय चरित्र का अभाव होता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रेरणा होती है वह कहीं ना कहीं डिजनरेट होती हैं। प्रशासनिक परेशानियों का निर्माण होता है, प्रशासन के सामने बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रशासनिक मशीनरी को, उनको सुलझाने में, उनकी पकड़ करने में और उनको गिरफ्त में लेने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सच्चरित्रता का धन लोलुपता के कारण अभाव होना। और जो प्रशासनिक सच्चरित्रता होती है, प्रशासनिक चरित्र होता है, उसके अंदर धन लोलुपता का अभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये तस्करी के प्रभाव के रूप में जन्म लेती हैं। अब हम इसे रोकने के क्या कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, कि तस्करी को हम किन किन आधारों पर रोक सकते हैं। तो पहला प्रमुख साधन है तस्करी को रोकने के, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड दिल्ली, इसके लिए भारत सरकार ने स्थापित किया है, जो इस प्रकार की तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है। दूसरा है राजस्व आसूचना महानिदेशालय। तीसरा है राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स अकादमी की स्थापना की गई है। मुख्य सतर्कता आदिवासी संगठन का निर्माण किया गया है। विदेशी मुद्रा और अपराध नियंत्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कानून भारत सरकार ने बनाए हैं ताकि इस प्रकार की तस्करी को रोका जा सके। नेक्स्ट है भाई काला धन, यानी कि ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, जब आप अपने धन को कर से बचाने के लिए किसी दूसरी संस्था अथवा किसी दूसरे के नाम से या किसी दूसरे देश के अंदर किसी दूसरी जगह पर आप छुपाते हैं, तो यह काला धन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अवैधानिक तरीकों से अर्जित, जिसमें गैर तरीके से, अनैतिक तरीके से जो पैसा कमाया जाता है, गैर कानूनी तरीके से, सरकारी नियमों और उपनियमों का जब आप उल्लंघन करते हैं तो आप इस प्रकार का धन कमाते या बनाते हैं। अवैधानिक और सरकारी नियमों का उल्लंघन करके जिस धन की प्राप्ति होती है वह काला धन कहलाता है। वस्तुतः इस धन का निर्धारित लेखांकन नहीं
कर जाली नामों से निर्दिष्ट किया जाता है। और ये जो धन होता है इसका सही से अकाउंटेंसी लेखांकन नहीं होता है, अकाउंटिंग नहीं हो पाती, बल्कि इसको किसी छद्म अथवा दूसरे नामों से निर्दिष्ट कर दिया जाता है। परिणामतः यही काला धन कहलाता है। इस धन का उद्देश्य सरकारी करों टैक्सेस से बचाना होती है, जिससे राजकोषीय हानि होती है। और इसका काला धन ये इसलिए बनता है क्योंकि इसमें टैक्स चोरी होती है। इसमें क्या होता है? टैक्स चोरी होती है। और टैक्स चोरी करने से हमारे ऊपर या हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे देश के राजकोष को क्या होती है? इससे हानि होती है। राजकोष में क्या होती है? हानि होती है। यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था होती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके ठीक समान यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में काला धन चलता रहता है। समानांतर अर्थव्यवस्था यानी जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है उसी प्रकार से उतने ही बड़े पैमाने पर काला धन दूसरी जगह पर संचित कर दिया जाता है और वह चलायमान रहता है, निरंतर उसमें मोबिलिटी होती है। इससे देश का नैतिक और आर्थिक ढांचा बर्बाद हो रहा है। और काले धन से सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव होता है वह यह होता है कि हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिकता का पतन हो जाता है और जो हमारा आर्थिक ढांचा होता है वह बर्बाद होता रहता है। उसमें क्या होता रहता है? बर्बाद होता रहता है। अब काले धन का निर्माण कैसे होता है और उसके विस्तार के कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला है, जब हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है तो इससे क्या होता है? काले धन का निर्माण हम करने की सोचते हैं। नेक्स्ट है कठोर और बहुस्तरीय प्रमाण पत्र व्यवस्था। हमारे देश के अंदर जो लाइसेंसिंग और प्रमाण पत्र देने की अथवा मान्यता देने वाले कागजों की काफी कठोर व्यवस्था है। एक मजबूत तरीके से उसमें पैरवी की जाती है। इसलिए हम उससे बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपना काम त्वरित गति से निपटाने के लिए काला धन बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है कराधान की ऊंची दरें। हमारे यहाँ पर टैक्स की जो रेट्स हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, इसलिए उससे बचने के लिए, और जिस आदमी के पास ज़्यादा धन होता है वो न केवल टैक्स से बचता है बल्कि वह अपनी इनकम को भी छुपाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और इस कारण से क्या होगा? हमारे यहाँ पर काला धन और ज़्यादा बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार। नेक्स्ट सीमित संसाधन और अभावों की अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ पर जो संसाधन है वे सीमित रूप में है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभावों की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश में, समाज में समानांतर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनकी पूर्ति की जानी जरूरी है, लेकिन इतना धन मौजूद नहीं है, क्योंकि जो लोग, जिनके पास पैसा होता है, जो लोग अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं, वो अपने धन को यहाँ नहीं छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जमा करवा देते हैं। नेक्स्ट है कोटा प्रणाली और पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गलत तरीके से उपयोग या प्रयोग किया जाता है। कर अपवंचन, हम टैक्स से न केवल एक जगह बल्कि दूसरी जगह बचने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर जब हम टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम काले धन को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अनैतिक प्रशासनिक मशीनरी, हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है वह भी चूंकि अपने पद के अनुसार और पद के बोझ के अनुसार जब उनको सही वेतनमान नहीं मिल पाता है तो उनमें अनैतिकता का वास होता है। परिणामतः वे लोग अधिकाधिक धन बटोरने के लिए या जुटाने के लिए अनैतिक कामों को अंजाम देते हैं। नियमों और कानूनों की अधिकता, हमारे यहाँ पर विभिन्न विभागों और तंत्रों के अंदर नियम और उपनियम जो हैं, कानून जो बनाए गए हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, सशक्त हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए भी या उनसे बचाव रखने के लिए भी हम काले धन को बनाने का प्रयास करते हैं। और नेक्स्ट है चुनावी भ्रष्टाचार। जब हमारे यहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं तो चुनाव पूर्व तैयारी में और चुनाव के दरमियान भी बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अब काले धन से समाज में उत्पन्न जो परिणाम होते हैं वो क्या क्या होंगे? हमारे समाज में जब काला धन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या परिणाम होंगे? पहला, समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जन्म मिलेगा, आतंकवाद, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों की तस्करी होगी, साथ ही साथ कर अपवंचन होगा, ठीक है। तो और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जैसे दंगा फसाद, बलवा करवाना, इन सब ऐसी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनको बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई। हमारे जो प्लानिंग जो सेंस होते हैं, प्लानिंग जो टारगेट होते हैं, प्लान्ड टारगेट होते हैं कि हमारा ये टारगेट है, इस लक्ष्य की प्राप्ति हमारा देश करने वाला है, वह सही से उसको सही समय पे हासिल नहीं कर पाते हैं। आय वितरण में असंतुलन होता है, हम हमारी जो इनकम होती है उसका सही से वितरण सभी के लिए नहीं कर पाते हैं समान रूप से।
नेक्स्ट है नैतिकता का ह्रास होता है, यानी कि भोग विलास की इच्छा की पूर्ति के लिए हम हमारे नैतिक मूल्यों को बिल्कुल ताक पर रख देते हैं। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ जाती है। और इसका कारण है क्योंकि सभी लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों के पास पैसा होता है उसमें से अधिकांश लोग काले धन का या काले धन के रूप में धन का इस्तेमाल करते हैं या तैयार करते हैं। अब काले धन की समस्या जो है उससे निजात पाने के उपाय क्या होने चाहिए? पहला तो है राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र द्वारा संपत्ति की घोषणा हो। हमारे यहाँ पर राजनेताओं के द्वारा, राजनीतिक सिपहसालारों के द्वारा और प्रशासनिक जो मशीनरी है उसके द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा सही तरीके से और सही फॉर्मेट में की जानी चाहिए। दूसरा, कर दरों को हमारे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा थोड़ा कम कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि लोग टैक्स चोरी से बचने का प्रयास ना करें। नेक्स्ट है कृषि करों का निर्माण करना चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर टैक्स लागू कर देना चाहिए ताकि काले धन का निर्माण ना हो, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं होने की वजह से बहुत सारे पैसे को एग्रीकल्चर लैंड के रूप में दर्शा देते हैं। इससे सबसे बड़ा हाथ तो ये होता है कि अनैतिक तरीके से पैसे का निर्माण करके भी लोग टैक्स से बच जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है राजा चलैया समिति की सिफारिशें लागू हों। कर सुधारों के लिए राजा चलैया समिति का भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया था, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। प्रशासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वह सही से काम करे। ईमानदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए और राजनीतिक हस्तक्षेप जो होता है, राजनीति का जो हस्तक्षेप होता है प्रशासनिक तंत्र में, आर्थिक तंत्र में, वह बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अन्वेषण संस्थाओं को आज़ादी दी जानी चाहिए और वे संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जो विभिन्न प्रकार की जांच करती हैं, उनको इसमें मुक्त रूप से कार्य करने के लिए फ्री हैंड किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम काले धन की समस्या से निजात पा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपराध और बाल अपराध, यानी कि कौन कौन से क्राइम्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो होती है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो होती है, यानी कि बाल अपराध जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपराध क्या होता है? कानून का जब उल्लंघन हो, अनैतिक कार्यों को जब कारित किया जाए और सामाजिक नियमों की अनदेखी हो, तो ऐसा जो व्यवहार होता है वह अपराध या क्राइम कहलाता है। अपराध क्या होता है? जब हम सामाजिक नियमों की अनदेखी करें, कानून के नियमों का पालन ना करें और अनैतिक कार्यों को जब हम कारित कर देते हैं या जन्म देते हैं, तो इसे अपराध कहा जाता है। विभिन्न मत इसके ऊपर रखे गए अपराध के संबंध में। लैंडिस ने कहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के द्वारा सामूहिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक जिसे घोषित किया जाए, यानी कि जिसमें समाज कल्याण नहीं हो, एक ऐसा कर्म जिसके द्वारा आप समाज कल्याण ना कर सकें, वह क्या है? अपराध कहलाता है। ऐसा मानना था लैंडिस का। नेक्स्ट थी मर्टन की परिभाषा। मर्टन ने माना कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो मानक उद्देश्य होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो पर्पज होते हैं, वे और संस्थागत साधन जो होते हैं उनके मध्य जब संगति का अभाव होता है या विसंगति पाई जाती है, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक सिस्टम है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसके उद्देश्यों को जब हम पाने में जो संस्थागत जितने साधन हमारे को प्राप्त होते हैं, अगर इनके बीच में कहीं विसंगति है, तो ऐसी स्थिति में किसका जन्म होगा? सीधी सी बात है, अपराध का जन्म होगा। दुर्खिम प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिम का मानना था कि अपराध वह सामाजिक तथ्य है तथा मानविक कृत्य है जिसमें हम अपने मूल्यों को खो देते हैं। एक ऐसा सामाजिक सच्चाई है। अपराध क्या है? एक सामाजिक सच है और यह मानव का कारित है, यह मानव कारित है। अपराध जो होता है वह एक सामाजिक सच है और यह मानव कारित है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को खो देते हैं। नैतिक मूल्यों को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। परिणाम तक इसका जन्म होता है, अपराध का जन्म होता है। वस्तुतः समाज द्वारा मानक मूल्यों व मानकों के विपरीत आचरण को विचलित व्यवहार कहते हैं। तो हम इसके बारे में इसका विवरण कर रहे थे कि वस्तुतः समाज के द्वारा जो मानक मूल्य होते हैं और मानकों के विपरीत जो आचरण होता है उसे हम विचलित व्यवहार कहते हैं। यानी कि जो निर्धारित मापदंड होते हैं, जब हम उनके खिलाफ अपना आचरण करते हैं, तो इस प्रकार का आचरण या विचलित तरीके से किया गया जो व्यवहार होता है, यही अपराध कहलाता है।
और विचलित व्यवहार करता ही अपराधी कहलाएगा, और जो इस प्रकार के कामों को कारित करता है वह अपराधी कहलाता है। ये सभी अपराध समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री का पास जाना, नेक्स्ट है आत्महत्या, शराबखोरी, जुआ खेलना, नशीली दवाओं का सेवन करना आदि सभी क्या है, ये अपराध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपराध कहलाते हैं, जिनमें हम अपने नैतिक मूल्यों को खो देते हैं, जिनमें क्या होता है, हम समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून के नियमों की अपेक्षा करते हैं, इसलिए इनको अपराध की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं अपराध का जन्म कैसे होता है। भाई अपराध पनपता कैसे है? पहला तो है विलासिता और धन लोलुपता की चाह होना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और परिस्थिति उन्नयन की आकांक्षा। मनुष्य जब ये चाहता है कि वो बहुत बड़ा आसामी बन जाए या बहुत बड़ी हस्ती या व्यक्तित्व बन जाए, इसके लिए वह गैर और अनैतिक कामों को अंजाम देता है। नेक्स्ट है अनाचारों में वृद्धि होना। आचार के विपरीत सही से व्यवहार जब मनुष्य नहीं करता है तो ऐसे में उसमें अपराधों का जन्म होता है। नेक्स्ट होता है सामाजिक असमानता, विरासत व आधुनिकता का प्रभाव। आजकल हमारे समाज के अंदर इनइक्वलिटी है, विभिन्न समाजों के मध्य उस असमानता के कारण उनके बीच एक इस प्रकार की भावना जन्म लेती है जो उनको काफी परेशान करती है। ठीक है, और कुछ हमारी विरासत को लेकर लोगों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। आधुनिकता का प्रभाव जो देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग एक ऊंचे दर्जे का जीवन जीते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो नहीं जी पाते हैं वो उसी प्रकार का जीवन जीने की चाह के अंदर इस प्रकार के अपराधों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है समाजीकरण और अपराध का क्या संबंध है, यानी कि समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है और अपराध है, इनके बीच में ऐसा क्या संबंध है। वस्तुतः समाज में व्यक्ति की मनोवृत्तियों का निर्धारण और निर्माण होता है। हमारा जो समाज है उसमें व्यक्ति की जो मनोवृत्तियां होती हैं उनका निर्धारण और निर्माण होता है। ठीक है ना, मनुष्य का जो निर्माण है वह प्राथमिक रूप से हमारे समाज में होता है। विशेष सुविधा वाले वर्ग का व्यक्ति भी अपराध का पर्याय बनता है, लेकिन एक ऐसा वर्ग जिसको खास सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वह भी अपराध की दुनिया में कूदता है। शक्ति संपन्न सफेद पोश व्यक्तियों के द्वारा समाज में कुसंगत का निर्माण कर दिया जाता है। समाज में नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, विध्वंसक तथा सकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की भूमिका रचनात्मक होती है। दो प्रकार के व्यक्तित्व तो हमारे समाज में होते हैं, एक तो नकारात्मक प्रवृत्ति वाले, नकारात्मक व्यक्तित्व वाले लोग, ये समाज के लिए विध्वंसक का कार्य करते हैं, और दूसरे जो होते हैं वे सकारात्मक प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति होते हैं, ये हमारे समाज के अंदर रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते हैं। किस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं? रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते हैं। आप जानते हैं भारत में प्रमुख आपराधिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी आपराधिक प्रक्रियाएं हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो अपराध कौन कौन से होते हैं? कत्ल और हत्या, मर्डर, दवाओं में मिलावट, मिलावटखोरी, अपहरण, बलात्कार व हिंसा, डकैती, लूट, चोरी, जहरखुरानी, दंगा, आगजनी, फसाद, नेक्स्ट है जालसाजी, गबन और विश्वासघात आदि सभी अपराध की संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। यानी ये सभी अपराध हैं जो हमारे समाज के अंदर पनपते हैं अथवा ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध का समाज के साथ किस प्रकार से संबंध होता है, और ऐसी कौन सी आपराधिक प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे समाज को विखंडित करने का काम करती हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल अपराध, यानी कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, यानी कि बालकों के कौन कौन से अपराध होते हैं और बाल अपराध किसे कहते हैं। तो एक बालक जब आवारागर्दी, दुर्व्यवहार, शैतानी और उद्दंडता जैसी क्रियाएं करता है तो यह व्यवहार समाज विरोधी होता है और असामाजिक होता है। जब बालक कुछ ऐसे कामों को कारित करे जो समाज के नियमों के विपरीत होते हैं, जैसे आवारागर्दी, बुरा व्यवहार, शैतानी और उद्दंडता, तो इस प्रकार का जो काम होता है वह समाज विरोधी होता है और असामाजिक होता है, और इसे ही बाल अपराध कहते हैं, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहेंगे। वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा दी, और वुडवर्थ ने परिभाषा देते हुए बाल अपराध को संबोधित किया और कहा कि इस अपराध के अंतर्गत किसी बालक अथवा तरुण के द्वारा कारित गलत कामों को शामिल किया जाता है जो सामान्य श्रेणी के नहीं होते हैं। एक तो सामान्य श्रेणी होती है और एक विशेष श्रेणी होती है, ठीक है ना। तो जो अपराध की जो श्रेणी होती है वह विशेष श्रेणी होती है, वह सामान्य श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि सामान्य श्रेणी को तो समाज स्वीकार करता है लेकिन विशेष श्रेणी को समाज स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बालकों के द्वारा कुछ ऐसे गलत काम कारित कर दिए जाते हैं जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होते हैं, वे ही बाल अपराध कहलाते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी।
अब हम जानेंगे बाल अपराध के लक्षण, कि बाल अपराध के लक्षण क्या क्या होते हैं जिससे हम पहचान सके कि ये बाल अपराध है। नंबर 1 है 6 वर्ष से अधिक और वयस्क अवस्था से कम उम्र के जो लोग होते हैं, जो बालक होते हैं, वे बाल अपराध में शामिल किए जाते हैं। उनमें आवारागर्दी पाई जाती है, उनमें उनका जो संरक्षक गार्जियन होते हैं उनका उन पे कंट्रोल नहीं होता है, वे अकारण हानि पहुंचाने की चेष्टा रखते हैं, यानी कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास है, वह सही से नहीं होता है, उनमें दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है गलत और निम्न स्तरीय भाषा का निर्माण होता है, ऐसे लोग गलत तरीके से और निम्न स्तरीय भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, वे किसी दूसरे की जान लेने पर भी उतारू होते हैं, क्योंकि उनका मानसिक जो विकास होता है वह सही परवरिश और सही संस्कारों से नहीं होता है। यौन दुराचार की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, गलत तरीके से यौन उपभोग करना वो चाहते हैं। नेक्स्ट है भिक्षावृत्ति, जो भिक्षावृत्ति से संबंधित लोग होते हैं उनके अंदर बाल अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है। और नेक्स्ट है कानून को भंग करना, ऐसे लोग जो बाल अपराध को कारित करते हैं उनको कानून को भंग करने में एक अलग तरीके का रसास्वादन या मजा आता है, इसलिए इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि ये बाल अपराध के प्रमुख लक्षण हैं। अब हम जानेंगे भारत में जो बाल अपराध है उसकी क्या स्थिति है, किस प्रकार से भारत में बाल अपराध बढ़ रहा है या बाल अपराध की भारत में क्या स्थिति है। तो बाल अपराधों के वैधानिक और समाजशास्त्रीय आयाम हैं। नंबर 1 है कानूनी रूप से बाल अपराध को परिभाषित किया गया है, और दूसरा समाज स्तरीय उपागम या आयाम के आधार पर भी बाल अपराध को बताया गया है। तो बाल अपराध के निम्न कारण उत्तरदायी होते हैं। बाल अपराध किन किन कारणों से जन्म लेता है, उसके कौन कौन से कारण होते हैं। पहला तो है हमारी संस्कृति का नॉन एडजस्टमेंट, जो हमारे सांस्कृतिक कारक होते हैं उनका कुसमायोजन, सही तरीके से संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, सामाजिक कानूनों का पालन नहीं करना भी बाल अपराध को बढ़ावा देता है। दूसरा है अपर्याप्त निवास, एक घर के अंदर रहने वाला परिवार जब सही से उनको निवास स्थान प्राप्त नहीं होता है तो उनमें अपराध प्रवृत्ति कारित होती है। नेक्स्ट है पारिवारिक सदस्यों का अति बाहुल्य, परिवार के सदस्यों में अति बाहुल्य पाया जाता है, जब परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो यह भी बाल अपराध की श्रेणी में आता है। निम्न जीवन स्तर, बाल अपराध में जो जीवन स्तर है, जो लाइफ लेवल होता है वो निम्न स्तर का होता है। निम्न शैक्षणिक स्तर, जो निचले कम पढ़े हुए लोग होते हैं वे इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देते हैं। विसंगत पड़ोस, सही पड़ोस का नहीं होना, सही संगत का नहीं होना भी बाल अपराधों को जन्म देता है। सामाजिक व्यवहार में कमी, असामाजिक व्यवहार इस प्रकार के लोगों में पाया जाता है, वे सामाजिक व्यवहार से बंधे हुए नहीं होते हैं, ना तो वे समाज की संहिताओं का पालन करते हैं, ना समाज के द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों की पालना करते हैं। भारतीय बाल अधिनियम 1860 के अनुसार बाल अपराधी वह है, भारतीय बाल अधिनियम इंडियन जुवेनाइल एक्ट 1860 के अनुसार ये कहा गया है कि बाल अपराधी वह होता है जो एक जुर्म करता हुआ पाया जाता है, 18 वर्ष से कम का लड़का और 16 वर्ष से कम की लड़की श्रेणी में लिपिबद्ध या श्रेणीबद्ध की गई है। अब हम जानेंगे बाल अपराध के लिए कौन कौन से सुधारात्मक कदम हमारे को उठाने चाहिए, कि हम बाल अपराध को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से कदम हमें उठाने चाहिए। सबसे पहला, बाल सुधार न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है बाल उपचार और संप्रेषण केंद्रों की स्थापना की गई है। इससे नेक्स्ट है परिवीक्षा अधिनियम 1850 लेके आया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि जो हमारे यहाँ पर कानून का पालन करवाने के लिए संहिता बनाई गई है, जो एक संविधान बनाया गया है जो दंड से संबंधित है, वह 1898 और 1973 में मूल रूप से अमल में लाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है आईपीसी और सीआरपीसी, यहाँ पे इसको आईपीसी कहेंगे। 1920 के पश्चात पारित राज्य अधिनियम, 1920 के पश्चात जितने भी शासन व्यवस्था से संबंधित अधिनियम लाए गए उन सब के अंदर इसका हवाला दिया गया, और कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जिससे हम बाल अपराध को रोक सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 45 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं उनको उचित शिक्षा देने का अधिकार सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 39 के अनुसार बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करवाएंगे। 39 के अनुसार बालकों के शोषण, नैतिक और आर्थिक परित्याग से इनका संरक्षण किया गया है, यानी कि नैतिक रूप से और आर्थिक रूप से जब इनको वंचित रखा जाए तो उसको रोका जाए। दूसरा, बालकों के शोषण को रोकथाम लगाई जानी चाहिए, बालकों का शोषण नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें
इन कुछ अधिनियमों के तहत कुछ अनुच्छेद में भारतीय संविधान में श्रेणीबद्ध की गई हैं, जिससे बालकों में अपराध प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। इसी प्रकार से भारतीय बाल अधिनियम, इंडियन चाइल्ड एक्ट बनाया गया है। मनोविश्लेषणात्मक निदान के अंदर साइकोलॉजिकल ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर जिन बालकों की साइकोलॉजी सही नहीं होती है या डिस्टर्ब होती है या नॉन एडजस्टेड होती है, उनके लिए वहां पर उपचार और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सामुदायिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयोजनों का समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसी कुछ सामाजिक सरकारी संस्थाएं या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में शिक्षा की तरफ और संस्कृति के उन्नयन की तरफ लगातार अग्रसर हैं। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं, समाज में एक अच्छा संदेश देती हैं। बाल आयोग की स्थापना 1999 में, चाइल्ड कमीशन की स्थापना भारत में की गई 1999 में, जो बालकों के लिए कार्य करता है, बालकों के हितों के लिए, बालकों के संरक्षण के लिए, बालकों में अपराध को रोकने के लिए। इसी प्रकार से विभिन्न नशा मुक्ति केंद्र और सरकारी संस्थाएं हैं जो मिलकर के इस प्रकार से बाल अपराध को रोकने और सुधार की पहल करने के लिए स्थापित की गई हैं। अब है बाल किशोर सामाजिक असमायोजन रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के उद्देश्य, यानी बालकों के अंदर जो सोशल नॉन एडजस्टमेंट होता है, सामाजिक असमायोजन या कुसमायोजन होता है, उसकी रोकथाम के लिए हमारे पास जो अधिनियम हैं उनके क्या क्या उद्देश्य निहित हैं। तो पहला जो है वह है किशोर न्यायिक अधिनियम 1986 के अनुसार किशोर को जेल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है उपेक्षित और आपराधिक बच्चों के व्यवहार की लिए अलग प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालकों की देखरेख, उनका संरक्षण और पुनर्वास में अनुकूलित उपायों और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए। वे बालक जो सोशली एडजस्टेड नहीं है, सही से समायोजित नहीं है, उन बालकों की सही से देखरेख की जानी चाहिए, उसके लिए संरक्षण किया जाना चाहिए उनका, और उनका पुनर्वास रिहेबिलिटेशन में अनुकूलित उपायों को अपनाया जाना चाहिए। अब हम जानेंगे बाल अपराध के लक्षण, कि बाल अपराध जो होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला होता है 6 वर्ष से अधिक और वयस्क अवस्था से कम उम्र के बालक होते हैं। दूसरा, उनमें आवारागर्दी पाई जाती है। तीसरा, उन पे गार्जियन का कंट्रोल नहीं होता है। इसके बाद में वो अकारण किसी को अपराध या चेष्टा, हानि पहुंचाने की चेष्टा रखते हैं, दुर्व्यवहार का काम करते हैं, उनमें गलत और निम्न स्तरीय भाषा का निर्माण होता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें यौन दुराचार, भिक्षावृत्ति और कानून को भंग करने की आदतें, ये सारी आदतें उनमें पाई जाती हैं। इसलिए हम इससे समझ सकते हैं कि ऐसे जो बालक होते हैं वो हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं बाल अपराधों को जन्म देते हैं। ये यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं जो रिपीट हुआ है। अब है बाल श्रम की समाप्ति और शोषण की रोकथाम के लिए जो सरकारी उपाय किए गए हैं, यानी कि सरकार ने अपने स्तर पर कौन कौन से ऐसे उपाय किए हैं ताकि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, बाल श्रम को रोका जा सके। तो इसके लिए कुछ सरकारी प्रावधान, इसमें पहला है बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986। सबसे पहला जो कानून बनाया गया 1986 में कि चाइल्ड लेबर को रोका गया है और इसके लिए रेगुलाइजेशन किया गया है उसको, यानी कि विनियमन किया गया है उसका, कि भाई बालकों के संरक्षण और बाल श्रम को रोकते हुए कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनकी पालना किया जाना जरूरी है। दूसरा है बाल श्रमिकों की राष्ट्रीय नीति 1987 अमल में लाई गई है। राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना का निर्माण किया गया, पूरक शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है, एक संगठित राष्ट्रीय एजेंडे का निर्माण करते हुए पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान चाइल्ड लेबर के खिलाफ खड़ा किया गया है, जिससे बालकों में, जो हमारे समाज में बालकों से जो बाल श्रम करवाया जाता है उसको रोका जा सके, उस पर पूर्ण रोकथाम की जा सके। अब हम पढ़ेंगे कुपोषण, यानी कि मेल न्यूट्रिशन, यानी कि जो भोजन हम करते हैं उसके अंदर पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारा भोजन जो है वह संतुलित भोजन नहीं कहलाता है, यही कुपोषण होता है। तो मानव शरीर में पोषक तत्वों की जब कमी होती है तो इसे कुपोषण कहा जाता है। भारत में कुपोषण की स्थिति को हम जानते हैं कि किस स्तर से बढ़ी हुई है। देखते हैं, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कुपोषण की स्थिति गंभीर है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 1/3 बाल संख्या कुपोषित है, और यूनिसेफ का जो मानना है, जो बालकों के उत्थान के लिए कार्य करती है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उसका यह मानना है कि संपूर्ण विश्व के अंदर 1/3 जो आबादी है, वह 1/3 आबादी, वह जो बाल संख्या है वह कहीं ना कहीं कुपोषण से पीड़ित है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असमय बाल वर्ग की काल कवलित संख्या को कुपोषण का ही पर्याय माना है।
यानी कि WHO का ये मानना है कि बालक जो असामयिक मौत का शिकार होते हैं उसका एक ही वजह है कि उन लोगों को सही से पोषण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि लोक नीति की केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण से प्रतिदिन 5 वर्ष से कम उम्र के 1500 बच्चों की मौत हो जाती है। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि प्रतिदिन भारत के अंदर 5 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं वो कुपोषण से जो मर रहे हैं उनकी संख्या तकरीबन 1500 आंकी गई है। बाल विवाह भी एक प्रमुख कारण है जो कुपोषण का कारण बनता है। बाल विवाह भी महिलाओं में कुपोषण का आधार बनता है, जहां वे एनीमिया से यानी कि खून की कमी वाले रोग से ग्रसित होकर बालकों को जन्म देती हैं। इससे जो बालक जो जन्म लेता है वह भी एनीमिया से ग्रसित होगा और कुपोषण का शिकार होकर उसकी मौत हो जाएगी। तो जो मृत्यु दर होती है उसमें इजाफा होता है, साथ ही साथ बाल विवाह के साथ साथ जो जन्म दर है वो भी बढ़ती है और मृत्यु दर भी बढ़ता है। इसलिए जो सामाजिक जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अब हम जानेंगे कुपोषण के कौन कौन से कारण होते हैं जिससे कुपोषण होता है। पहली बात तो भोजन में जो क्वालिटी नहीं हो, यानी कि भोजन में गुणवत्ता का निम्न स्तर होना। दूसरा गरीबी तबके के लोगों में सही पोषण की मात्रा नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का होना, आयरन की कमी होना, PDS लोक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा का सही क्रियान्वयन नहीं होना, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का गरीब को पूर्ण लाभ नहीं मिलना, गरीबों के लिए गरीबी को दूर करने की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनका जो गरीब तबका है, वंचित वर्ग, उस तक पूरा लाभ नहीं मिल पाना भी कुपोषण का ही कारण बनता है। गरीब वर्ग में अशिक्षा और जागरूकता की कमी देखने को मिली है, इससे कुपोषण को बढ़ावा मिलता है। बाल विवाह होते हैं जिसके कारण कम उम्र के अंदर ब्याहे जाने से जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होते हैं, इससे कुपोषण का शिकार होते हैं वे बच्चे और मृत्यु दर में इजाफा होता है। अब कुपोषण के हमारे समाज में ऐसे कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं जो नजर आते हैं कि कुपोषण से समाज में क्या क्या दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। पहला तो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है। कुपोषण से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें कमी होती है, जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है और अनेकों असामयिक बीमारियों का हमारे समाज में वे लोग जो कुपोषण के शिकार होते हैं वे उससे पीड़ित होते हैं। दूसरा, गंभीर बीमारियों का जन्म होता है, कम वजन होता है ऐसे लोगों का और आंखों की जो रोशनी या आंखों का जो प्रभाव है वह मध्यम होता है। महिलाओं में एनीमिया से मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है और गर्भ के दौरान मौत का कारण बनती है। नेक्स्ट है कमजोर और गरीब वर्ग में ज्यादा जन्म दर, और जो कमजोर और गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जन्म दर होती है और एनीमिया उनके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए उनमें मातृ और बाल मृत्यु दर है वह भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कुपोषण को बढ़ावा मिलता है और कुपोषण से दुष्प्रभाव हमारे समाज में इंगित किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। अब है कुपोषण को दूर करने के सरकारी उपाय क्या हों, कि भाई ठीक है कि कुपोषण बढ़ रहा है या कुपोषण हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, हमारे सामाजिक व्यवस्था का असंतुलन कर रहा है, तो इस कुपोषण को दूर करने के सरकारी उपाय क्या है। पहला तो क्या है, हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है, वहां पर पूरक आहार व्यवस्था का बालकों के लिए व्यवस्था की जाती है। सरकारी मिड डे मील मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। विटामिन ए की जो गोलियां होती हैं, टैब्स होती हैं, उनका वितरण किया जाता है। सरकारी अस्पतालों के द्वारा दवाओं के अतिरिक्त अन्य पोषण सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा के सही से पोषण के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो भारतवर्ष में चलाया गया था, वह समाज के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं और जो बालक होते हैं उनकी देखरेख के लिए प्रमुख रूप से कार्य करता रहा है। राजस्थान सरकार का कुपोषण प्रबंध कार्यक्रम, वात्सल्य कार्यक्रम, जिसमें बच्चे की और उसकी माँ की देखरेख सही से की जाए, यह निर्धारित किया गया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यह UN का एक प्रमुख एजेंडा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल योजना। इसके तहत मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कुपोषण को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयासों को देख सकते हैं। कुछ भारत सरकार के और राज्य सरकारों के सरकारी कार्यक्रम हैं जो निर्धारित किए गए हैं, जिनसे कुपोषण को रोकने का प्रयास किया गया है। जैसे सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना, तो सामाजिक अभियांत्रिकी कार्यक्रम भारतवर्ष में सन 1960 में चालू किया गया था और इस सोशल इंजीनियरिंग का लक्ष्य था कि रोगों का निदान किया जाए, स्वास्थ्य संवर्धन और आयु में वृद्धि की जाए। हम स्वास्थ्य के सही से बढ़ाने के लिए, हम स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए और हमारी जो आयु है उसमें वृद्धि के लिए हम सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शुरुआत करें। दूसरा, सभी के लिए हम स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू रखें जो 1980 से लेकर 2000 तक अमल में लाया गया है।
नेक्स्ट है एनआरएचएम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया। इसके प्रमुख लक्ष्य रहे हैं ग्रामीण आबादी में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी करना और सकल प्रजनन दर को हम कम करें, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम करना इसके प्रमुख लक्ष्य थे। इसी प्रकार से एनयूएचएम एक योजना चालू की गई, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की तर्ज पर शहरों में लागू किया गया था। इसके बाद में जननी सुरक्षा योजना सन 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई, जिसमें दक्ष जन्म परिचारकों से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया गया। मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना उनका प्रमुख लक्ष्य था कि भाई जो महिलाएं जो जच्चा होती हैं वह बच्चे को जन्म देते समय मौत का शिकार हो जाती है, उसमें कमी लाई जाए, ये सब इसके लक्ष्य रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2012-13 में लागू की गई। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, यानी कि सभी क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूती से प्रचार प्रसार हो। इसी प्रकार से आयुष 2012-13 में लाई गई। इसके तहत परंपरागत जो औषधियाँ होती हैं और उपचार है उसको संवर्धन, यानी कि उनका विकास किया जाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस में प्रचार प्रसार किया जाए। नेक्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम 1975 ICDS, जिसके तहत हम इंटीग्रेट रूप से बालकों के विकास के लिए कार्य कर रही है संस्था 1975 से। हालांकि अब ये बंद हो चुकी है और इसकी जगह दूसरी संस्थाओं ने या दूसरे प्रोग्राम्स ने जन्म लिया है। इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विकास और उनके पोषण की देखभाल की जाती है। इसी प्रकार से है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सन 2010 में यूपीए सरकार के द्वारा लागू की गई थी, जिसके तहत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य के संरक्षण की तरफ पूरा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है पोलियो मुक्त भारत योजना 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी, जिसके प्रमुख लक्ष्य थे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से मुक्त करने के लिए सही समय पर साप्ताहिक अथवा हफ्ते में पोलियो की दवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया गया था। और वर्ष 2014 में इस प्रकार से जब निरंतर हमने इसके ऊपर लगभग 15 से 19 वर्षों तक कार्य किया मजबूती के साथ, तो इसका परिणाम यह हुआ कि सन 2014 के अंदर भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस प्रकार से हम हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भारत सरकार और राज्य स्तर पर करते रहे हैं, ताकि समाज के अंदर न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो, बल्कि हम बालकों और महिलाओं और पोषण स्तर में सुधार कर सकें, उनके लिए बेहतर प्रबंधन के कार्य कर सकें।